प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पति केंद्रीय विद्यालय से आपकी हिंदी शिक्षिका। आज शुरू करते हैं कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। शुरू करते हैं चौथा पाठ, युगों का दौर। युगों का दौर का भी इससे पहले हम 2 भाग देख चुके हैं। आज शुरू करते हैं युगों का दौर भाग 3 में भारत का विदेशी व्यापार। ईस्वी के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र को देशों में पूर्वी समुद्रों के देशों में तो उनका प्रभुत्व था ही, उधर भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता रहा है, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़ों को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। इसमें एक नीला रंग था जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दी में रसायन शास्त्र का भारत में विकसित और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। भारतीय प्राचीन कला से ही फौलाद को तांब देना जानते थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र थी, विशेष रूप में युद्ध के कामों में। भारतीयों को बहुत सी धातुओं की जानकारी थी। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसप और भस्म बनाना ये लोग जानते थे। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित था। मध्य युग में ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हार्वेस में बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी थी। खगोल शास्त्र विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में था और फलित ज्योतिष की इससे मिला दिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया जाता था। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यावहारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था। उस समय जहाज बनाने का उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। ऐसा लगता है कि उस समय भारत औजार के निर्माण एवं प्रयोग में और रसायन शास्त्र एवं धातु शास्त्र संबंधी जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को अपने बस में कर रखा सक। अब आते हैं प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र में देखते हैं। देखो, यह माना जाता है कि आधुनिक अनगिनत बीजगणित की नींव
भारत में ही पड़ी थी। गिनती के चौखटे की इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति रोमन और उसी तरह के संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। भारत में ज्यामिति, अंकगणित और बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह के ज्यामितिक बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदी संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियों का अब भी काम में लाई जाती है। भारत में ज्यामिति का विकास हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। अंकगणित और बीजगणित में भारत आगे बना रहा, जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता है। वह आरंभ में एक बिंदी या नुक्ते की तरह था, बाद में वह एक छोटे वृत्त का रूप धारण कर लिया। उसे एक अंक की तरह समझा जाता था। शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंकगणित और बीजगणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गए। बीजगणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 427 ई में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम भास्कर 522 ई का और उसके बाद ब्रह्मपुत्र 628 ई का है। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंकगणित और बीजगणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिनका जन्म 1114 ई में हुआ था। उसने खगोल शास्त्र, बीजगणित और अंकगणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। अंकगणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है, जो स्त्री का नाम होने पर गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालय में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। 8वीं शताब्दी में खलीफा अमलसूर के राज्यकाल में 753 ई से 774 ई में कई भारतीय बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थीं। उन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का केंद्र था और यूनानी और यहूदी विद्वान वहाँ एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवाद के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। अरबी जगत से यह नया गणित
संभवतः स्पेन के मूर विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा। इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन अंकों का विरोध हुआ। इनका सबसे पहले प्रयोग की जानकारी 1134 ई में सिसली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ई में हुआ। अब आते हैं विकास और ह्रास। ईसवी सन के पहले हजारों वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के उतार चढ़ाव के बावजूद सभी दिशाओं में अपना प्रचार प्रसार किए। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से संपर्क बढ़ा। भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग में संस्कृत साहित्य की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्माभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। इसके बाद उत्तर पश्चिम से हुणों दल आते और इन्हें बार बार खदेड़ दिया जाता था। अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्धन के साथ मिलकर हुणों को निकाल बाहर किए। इस लंबे संघर्ष ने भारत की राजनीतिक और सैनिक दोनों को कमजोर कर दिया। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जयिनी, जो गुप्त शासकों की राजधानी थी, फिर से कला, संस्कृति और साम्राज्य का केंद्र बनी। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिरभोज छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर कनौज को अपनी राजधानी बनाता है। फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है और जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर है। 11वीं शताब्दी के आरंभ में दूसरा भोज, जो बहुत पराक्रमी और हर क्षेत्र में प्रतिष्ठा हासिल की, फिर से उज्जयिनी को राजधानी बनाता है। वह व्याकरण और कोशकार था। उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में थी। वह स्वयं कवि और लेखक था। उसके कई रचनाएं मिलती है। उसने इमारतों का निर्माण करवाया और कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। उसे महान विद्वता और उदारता में लिया जाता है। वो लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया है। इसके बावजूद भारत को एक भीतरी कमजोरी जकड़ रखा है, जिससे राजनीतिक और रचनात्मक क्रियाकलाप प्रभावित हुआ। दक्षिण भारत आक्रमणकारियों से बचा रहा। इससे बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्प दक्षिण में जाकर बस गए। फिर भी उत्तर भारत में कई सांस्कृतिक और दार्शनिक केंद्र सक्रिय थे। बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। कश्मीर बौद्ध और ब्राह्मणों का संस्कृत ज्ञान का केंद्र रहा। विश्वविद्यालयों में प्रसिद्ध नालंदा था। इसमें धार्मिक और दार्शनिक विषयों के अलावा कला और वास्तुशिल्प के विभाग, वैदिक विभाग, कृषि विभाग, डेयरी फार्म और पशु थे। भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय
गुप्त शासन के समय उज्जैन विश्वविद्यालय, बिहार में भागलपुर के पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय, काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय और दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। धीरे धीरे यह सब मंद होने लगी। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म ह्रास होने लगा। साहित्य में 8वीं शताब्दी में आखिर बड़ा व्यक्ति था। भवभूति। गणित में आखिर बड़ा नाम भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी का है। कला के क्षेत्र में उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे, जब तक श्री विजय ने उन्हें परास्त नहीं की। उस समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। उसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। राधाकृष्ण का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। भीतरी ह्रास भारत में उन हजारों वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ के जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जो भारतीय विदेश चले गए वे इन उपनिवेशों में फले फूले। स्वयं भारत में बसे गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मक को नष्ट कर दिया। हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा क्षेत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षेत्रीय व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया। भारतीय सामाजिक ढांचे ने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता के लिए बाधक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया। वह हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। इसी कारण विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध पद्धति में बाहरी दुनिया में सबसे ह्रास हुआ। साथ ही क्षेत्रीयता के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी। अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और उसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। इसलिए वह बचा रह सका, नए संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। धन्यवाद बच्चों।